और रबिश रही सदरी वयसरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान आरिफ बुला टीवी के साथ पेश खिदमत है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा था कि कसूर का पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको एक यूनिक पर्सनैलिटी के साथ मिलवाया जाएगा। आज हम मौजूद हैं जनाब राना सिकंदर हयात खान साहब के साथ। कसूर की यूथ के आइकॉन गिने जाते हैं और कसूर यूथ के लिए उन्होंने काम भी बहुत किया। आज हम इनसे जानेंगे कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है और आने वाले दिनों में अपकमिंग इलेक्शंस भी हैं और बहुत सारे मामला जो सियासी इस वक्त हमारे मुल्क की नज़र आ रहे हैं हमें। तो हम इन पे बात ये करेंगे कि सबसे पहले तो राना साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, माशाल्लाह मुझे जो मेरे इल्म में है कि करनाल ज़िला से आपने माइग्रेट किया और 1947 में बिफोर पार्टीशन आप बाई फिर जो इस वक्त फूल नगर है वहाँ पे आपने सुकूनत इख्तियार की। मैं ये आपसे सवाल मेरा ये है सबसे पहला कि आपका जो तीसरी जो नस्ल जो इस वक्त सियासत में आ चुकी है, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाली सियासत में क्या किरदार अदा करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं मेरे पे ग्रैंड पेरेंट्स ज़रूर इंडिया से आए हैं, करनाल से। माई मदर इज़ फ्रॉम पटियाला एंड वी वर इन पाकिस्तान। आपको पता है जैसी पार्टीशन सारी हुई, मेरे परदादा जी वहाँ जैलदार थे, बट वी वर अ वेरी गुड डिसेंट फैमिली। और उसके बाद फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए और फिर वो सफ़र जिसकी आप जिक्र कर रहे हो 1960 ऑनवर्ड्स राना फूल साहब ने यहाँ से शुरू किया। एंड ग्रेजुअली ही केप्ट ऑन सर्विंग फूल नगर पत्तों की, तब लाहौर डिस्ट्रिक्ट होता था, फिरोजपुर रोड तक उनका हल्का था। आई वॉज वेरी यंग, मैं 6 साल का था। मुझे याद है कि जब वो उनकी डेथ हुई और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने नेशनल असम्बली का सफ़र इंडिपेंडेंट शुरू किया एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए स्टूडेंट लीडर। और बड़े बड़े ख़ानदान थे यहाँ सियासी जिनका मुकाबला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 2 NA की सीट्स कंटेस्ट करते हैं अपनी कारकर्दगी की बेस पे। ये हमारी विरासत नहीं थी, हमने मेहनत से बनाई है। एंड आई सर्व्ड एज द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट नाजिम, एंड दिस इज़ नॉट द थर्ड बट द फोर्थ जनरेशन। ओके। बिकॉज मेरे कज़न्स के बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली दे ऑल स्टडीइंग एंड डूइंग देयर वर्क, बट वो भी पीरियोडिकली इलेक्शंस में, कैंपेन्स में, सोशल वर्क में अपने गाँव के दोस्तों का, साथियों का, स्टूडेंट्स का हिस्सा बनते हैं। आपने यूथ के लिए बहुत सारा काम किया कसूर जिला के लिए। मैं मजीद ये जानना चाहूँगा कि कसूर जिले के यूथ को आने वाले दिनों में आप क्या दे रहे हैं? सर मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मैं खुद क्योंकि एक स्टूडेंट लीडर हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा और जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और यूथ के लिए सारे काम इस वजह से ही बिकॉज मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि 66% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूथ पे मुनहसर है, और वो यूथ पे कंप्राइज करती है, और उन्हें केटर करना बड़ा ज़रूरी है। और जब स्पेशली मैंने ये देखा कि यहाँ पे यंगस्टर्स, मेरे शहर में ये बहुत बड़ा इशू था कि पान बहुत ज़्यादा खाते हैं, एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं है, स्पेशली यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं थी कसूर में। तो फिर आई स्टार्टेड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। कसूर में एक ही यूनिवर्सिटी है, अखूबत यूनिवर्सिटी। मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह एज चेयरमैन ज़िला काउंसिल मैंने उनकी 8.5 करोड़ रुपए की कमर्शलाइजेशन माफ़ की। और अभी तक अगर हम वो ना करते तो शायद वो यूनिवर्सिटी ना बनती। और उसके अगेंस्ट हमने ब्राइब्स या कमीशंस नहीं लिए, हमने उसके अगेंस्ट कसूर के स्टूडेंट्स के लिए 10% कोटा लिया, जो अभी तक उनके लिए मुख्तस है और वो वहाँ पढ़ रहे हैं। बुल्ले शाह फेस्टिवल टू अ लॉट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, female institutes, female driving schools, to a lot of work in the hospitals. बट वो इस वजह से मुमकिन हुआ कि मैं यंगेस्ट ज़िला नाज़िम बना और पार्टी ने मुझे ट्रस्ट किया, और मैं पे बैक करना चाहता था। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। पाकिस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट था कसूर जिसने साफ देहात प्रोग्राम लॉन्च किया हमने। उन रूरल विलेजेस जो हैं वो 70% हैं कसूर में, सिटीज़ 30% हैं। शहरों में सफाई होती थी, गाँव में नहीं होती थी। हमने सब रूढ़ियाँ उठवाई, कंटेनर्स दिए, सफाई के वर्कर्स दिए, बट अल्लाह के लिए हमारा 5 साल का टेन्योर था और मैं सिर्फ 2 साल काम कर सका। अब इमेजिन करें अगर हमें वो 3 साल मिलते और वो सफाई का निज़ाम और वो कंटेनर्स कसूर के टैक्स पेयर्स मनी से ही खरीदे थे, बट वो सब ज़ाया हुए। और मैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम नौजवान ही मिलकर इस मुल्क को बदल सकते हैं, बेहतर रास्ते पर ले जा सकते हैं, और उसके लिए मैं हमेशा ये कसूर यूनिवर्सिटी की अखूबत यूनिवर्सिटी तो खैर एक इदारा है, वो आप कह लेंगे एक स्टेट का इदारा नहीं है वो। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने वो इदारा जो मेरे वालिद साहब के साथ पढ़ते थे, और जब उन्होंने अप्लाई किया NOC के लिए तो ज़िला काउंसिल के ऑफिसर्स ने कहा जी कि ये तो ज़रूरी रकबा है और यहाँ पे कमर्शलाइजेशन देनी पड़ेगी इन्हें 8.5 करोड़। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं अगर चेयरमैन ज़िला काउंसिल हूँ और ये यूनिवर्सिटी यहाँ ना बन सकी
तो पहले ही कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कसूर में, तो ये स्टूडेंट्स किधर जाएंगे। फिर मुझे मेरे सीईओ और मेरे एक्सीएन साहब, वो सारी टीम ने कहा कि आप पे नैब के केसेस बन जाएंगे। तो मैंने उस पर लिखा उस फाइल पे, इफ आई एम एवर गोइंग टू बी अरेस्टेड फॉर गिविंग एजुकेशन टू द किड्स ऑफ कसूर, आई एम ऑलवेज रेडी। और उसके बाद फिर आज तक किसी ने हमें तंग तो नहीं किया, बट ये क्रेडिट सिर्फ इस वजह से ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अब देखें आप, वो यूनिवर्सिटी चल भी रही है, कई दफ़ा नौजवानों को हौसला और हिम्मत से काम करना पड़ता है। और ये सारा क्रेडिट मैं कसूर के उन बुजुर्गों, नौजवानों को और मुस्लिम लीगियों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी और मुझे मौका दिया, एंड आई ट्राई टू सर्व देम। मुस्लिम लीग नून के जो एक्टिंग एमएनए इस वक्त कसूर में, वो कह रहे थे कि कसूर सिटी में एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाएगी, जबकि चुनिया वाले क्लेम कर रहे हैं कि चुनिया यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए? देखिए जी, डिस्पैरिटीज तो बहुत है। मैं कसूर को एक ही यूनिट ट्रीट करता हूँ, बट हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि अगर कसूर हेडक्वार्टर है और डीपीओ कसूर बैठते हैं, डीएचक्यू का हॉस्पिटल कसूर है, सारे एजुकेशन ऑफिसर्स कसूर हैं, रेस्क्यू 1122 का हेड ऑफिस कसूर है, और हम रहते हैं सदन बाउंड्री पे और वहां से कसूर 1.5 घंटा दूर है। तो एज सिटीजन्स मैं आपको ये भी फैक्ट्स बताता चलूँ कि तहसील पत्तोगी की आबादी और तहसील चुनिया की आबादी पुट टुगेदर इज 70% ऑफ कसूर। और कोट राधा कृष्ण से भी कसूर घंटा है, फूलनगर पत्तोगी से भी घंटा है, चूनिया से भी घंटा है। तो इस वजह से मैं, साद वसीम साहब इज अ वेरी यंग एंड कॉम्पिटेंट गाय। मैं कभी कसूर में यूनिवर्सिटी की मुखालफत नहीं करूंगा, बिकॉज पहली सरकारी यूनिवर्सिटी आएगी इंशाल्लाह। बट साथ साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कसूर के सारे सिटीजन इक्वल हैं, तो कंगनपुर और फूलनगर और पत्तोगी के बच्चों को भी वही राइट होना चाहिए सेंट्रलाइज किया जो जाए। कसूर सिटी में है। तो यूनिवर्सिटी जहां भी बने, वी विल सपोर्ट इट, बट वी शुड कीप इट इन द सेंटर, ताकि सबके लिए एक्सेस तो बराबर हो। ओके, मैं आखिरी सवाल जो मेरा आज का है, वो पॉलिटिकल स्टैगर जो चल रहे हैं इस वक्त, जो पकड़ दकड़ चल रही है एक पार्टी की, या एक पार्टी अताब का शिकार है इस वक्त, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ चीज वाज़ेह होती नजर आ रही है? मैं याद कराता चलूं सर कि मैं 2001 या 2 में, मैं जब ओ लेवल्स में पढ़ता था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार आया। ये तो पहली तो बात है कि कसूर में कोई एहतजाज नहीं हुआ। आप कसूर के रहने वाले हैं, 10-15 लोगों ने एहतजाज किया और हमने कैटेगोरिकली किसी पे रेड नहीं कराई। हम उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते, और हमने, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, और ना हम नेगेटिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम उस नर्सरी से गुजरे, हमने वो मुश्किल टाइम देखे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे अपोनेंट्स भी वो देखें। बट मैं मुशर्रफ साहब के टाइम पे मैं गिरफ्तार हुआ, मेरे चचा राना साग साहब पे रेड हुई, और पुलिस वालों ने कहा किसी को लेके जाना है, तो मैं और मेरे दादा घर में थे। तो मैंने कहा आप इन्हें तो ना लेके जाएं, ये बुजुर्ग है। तो उन्होंने कहा कि चलें आप चले जाएं, बट आई वेंट देयर। और 2005 किया, मुशर्रफ का इताब किया, परवेज़ इलाही की चीफ मिनिस्टरशिप किया। हमने बड़े बड़े जो है वो अपोजिशन के टाइम्स देखे, हमारी ज़मीनों के ऊपर उन्होंने हल चलाए, हमें थानों में फेंका, और फिर लंबी बात नहीं, दूर नहीं है, याद कराता चलूँ कि 2018 के अंदर सारी सीनियर लीडरशिप में नवाज शरीफ साहब अंदर थे, शाहिद खाकान अब्बासी जैसा ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर अंदर था, एहसन इकबाल जैसा ऑनेस्ट वजीर सियालकोट स्पोर्ट्स सिटी भुगत रहा था, ख्वाजा आसिफ जैसा मर्द मुजाहिद अंदर था, शहबाज शरीफ जैसा विजनरी लीडर अंदर था। मरियम नवाज शरीफ के कमरों को जब तोड़ के ये कराची में रेड्स कराते रहे, तो तब औरतों की बेहुरमती नहीं होती थी। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हमने लोकल गवर्नमेंट्स की जंग की, और उन्होंने 7 महीने इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं माना और हमें दफ्तरों में नहीं बैठने दिया, तब सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती नहीं होती थी। तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि उस पॉलिटिकल नर्सरी में आए ये सारे के सारे जो पीटीएम में थे, ये आपको भी पता है किसकी पैदावार है, किसने 2014 के अंदर 2013 के अंदर साजिशें की। वो शुजा पाशा कौन था, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम कौन था, वो जनरल फैज हमीद ने क्या किया। आई एम नेमिंग देम बिकॉज वी ऑल नो इट्स ऑन द स्ट्रीट्स। सब बच्चे ये जानते हैं कि उन लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की। और मैं आज ये देख रहा था सुबह न्यूज़ के अंदर कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया, 120 रुपए का डॉलर था, 5.9 जीडीपी थी, फॉरेन रिजर्व्स 19 बिलियन डॉलर्स थे, बिजली नहीं जाती थी, महंगाई बिल्कुल नहीं थी, कराची में अमन था। किस चीज का बदला लिया गया उनसे? एंड हर किसी का अपना पॉलिटिकल फिनोमेना है, बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज को मसला नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को इजाजत देनी चाहिए प्रोटेस्ट करने की। और आप ये बताएं कि क्या नेहरू का घर जलाने वाला इंडिया में जिंदा रह सकता है? क्या अमेरिका के अंदर उनके फादर ऑफ द नेशन का घर जलाने वाला उस मुल्क में रह सकता है? क्या एम आलम जिसने ये जहाज उड़ा के हमारा सर फख्र से बुलंद किया, उसकी निशानियां जलाने वाले पाकिस्तानी है? दे शुड बी पुट टू टास्क। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर, हमने तो कोर कमांडर के घर नहीं जलाए थे जब हम जेलों में गए, हमने तो 4-4 साल जेलें भुगती हैं और अपने फैसले अल्लाह पे छोड़े हैं। अब इन्हें याद आ रहा है कि लोगों पे जुल्म हो रहा है। क्या आप भूल गए हैं
कि सिटिंग डीजी एएनएफ ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि राना सनाउल्लाह साहब राना मंशियात सनाउल्लाह फरोश साहब हैं, के लिए। उनके भी बच्चे हैं। आई नो देयर फैमिली, वो मेरे इन लॉज के रिलेटिव हैं। आप ये देखें कि क्या उनके बच्चों को जब गाँव, क्या उनके स्कूलों में और गाँव और शहरों में क्या कहा गया कि ये मंशियात फरोशों के बच्चे हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? तो प्लीज ये डिबेट आगे ना लेके जाएं। आई थिंक दे शुड ऑल सिट डाउन। और मैं सबसे बड़ी बात पाकिस्तानियों को और नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि इस आइन के अंदर 3 टीयर्स हैं गवर्नमेंट के। एक फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी नेशनल असेंबली है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हमारी सूबाई असेंबली है, और एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हमारी जिला काउंसिलें, म्यूनसिपल कमेटीज है। और आइन तीनों के लिए, आइन 140A में ये कहता है कि बल्दियात और जिला काउंसिलें या जिला असेंबलियां भी 90 दिन के अंदर फॉर्म होनी होती हैं। तो क्या मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछ सकता हूँ कि आप पिछले 3 साल से सो रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ, हाई कोर्ट के फुल बेंच ने हमारा केस सुना, इस मुल्क के 4 सूबों के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है एक्सेप्ट 1 प्रोविंस, और यही आइन कहता है कि 90 दिन में जिला असेंबली और जिला हुकूमतें होनी चाहिए। तो प्लीज सारे बैठें अपने मफादात। काजी फाइज ईसा, हु डज नॉट नो कि काजी फाइज ईसा आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्हें किसी बेंच में नहीं डाल रहे आप क्या समझते हैं कि आप आइन से मजाक करेंगे और फिर आइन के रखवाले बनेंगे? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। लोग पढ़ गए। सो प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड सेट डाउन ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज, एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाए विच शुड बी इन प्लेस। एमएनए एमपीएस का काम नाली सोलंगों का नहीं है, उनका काम लेजिस्लेशन है। वो इस तरह की आइन साजी करें जिससे इस मुल्क के शहरियों की चीजें आसान हो सकें। एजुकेशन पॉलिसीज पे, फॉरेन पॉलिसीज पे, हेल्थ डिसिप्लिन पे, एजुकेशन पे, तो बहुत ज्यादा चीजों पे काम होने वाला है। प्लीज सेट डाउन एंड गिव अस अ वे आउट ऑफ दिस। कसूर के लोगों के लिए एक डेवलपमेंट आने वाले दिनों में आपको नजर आ रही है, को आप पेश करें? मैं कसूर के लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप ये देखें कि यही काफ लीग और यही तरीके इंसाफ, यही CNW के वजीर थे, यही MNA MPS थे जिन्होंने 5 साल में कसूर कोट राधाकृष्ण रोड नहीं बनवाई, उन्होंने कसूर रायवन रोड नहीं बनवाई, उन्होंने चूनिया खुडिया रोड नहीं बनवाई, उन्होंने मेगा रोड नहीं बनवाई, उन्होंने हेड बलो की रोड नहीं बनवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी रोड शुरू है। मेगा रोड इस ADP में आ रही है, हेड बलो की रोड पे ऑन ग्राउंड काम शुरू है, KR के कसूर रोड पे ऑन ग्राउंड काम शुरू है, रायवन कसूर रोड बन रही है, चूनिया खुडिया रोड बन रही है। अभी हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, इट इज जस्ट द इंटरिम गवर्नमेंट, बट वी कैन डू द एफर्ट्स एंड वी आर शोइंग द वर्ल्ड हाउ इट इज डन। इंशाल्लाह। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कसूर सिटी हो या फिरोजपुर रोड हो, पत्तोकी से लेके इलाहाबाद तक और इलाहाबाद खुडिया से लेके मुस्तफाबाद कोट राधाकृष्ण तक, हर डेवलपमेंट के मंसूबे पे, हर सुई गैस के मंसूबे पे, हर डिग्री और इंटर कॉलेज पे, हर सेहत की सहूलत पे, वो कार्डियक सेंटर चूनिया हो या DHQ कसूर के अंदर कार्डियक फैसिलिटीज़ हो, वो ट्रॉमा सेंटर्स हो, RAC हॉस्पिटल्स हो। आप यकीन करें कि मैं भी ये देख रहा था, मैंने कल 2 हॉस्पिटल्स विजिट किए। हमारे हल्ला एक हॉस्पिटल है, उसमें जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 1100 मरीज डेली देखे जाते थे। मैं ये फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ आपको भी और सारे जर्नलिस्ट को भी और कसूर के यंगस्टर्स को कि प्लीज आके ये फैक्ट्स देखें। कहते सभी हैं 1100 मरीज देखने वाला अस्पताल अब 200 मरीज देख रहा है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर 200 मेजर सर्जरीज होती थी फूलनगर, अब वहां पे 2 भी नहीं होती। 15-15 डॉक्टर्स और 25-25 क्लरिकल स्टाफ तनख्वाहें ले रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं। ये तब्दीली थी जिसके लिए हमें बुलाया गया। पत्तों की, फूलनगर, इलाहाबाद, खुडिया की गलियों में पानी फिर रहा है। क्या ये तब्दीली थी जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान में लाया गया? सारे हाई स्कूल्स, मैंने 5 हाई स्कूल्स बनवाए अपने MPA के हल्के में, आधे से ज्यादा टीचर भाग चुके, डॉक्टर्स पैसे दे के भर्ती हुए हैं। तो ये सारी चीजें इस वक्त तब्दीली के निज़ाम में आई हैं जिसके लिए हमें ये कह रहे थे कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। थैंक यू वेरी मच, वी आर डन। नवाज शरीफ विल कम बैक, he will take over and then we will take Pakistan forward इंशाल्लाह। कसूर के यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि कम फॉरवर्ड, IT में एजुकेशन लें, फ़हीम अशरफ की तरह क्रिकेटर बने, राना सिकंदर की तरह जिला नाज़िम बने, और बहुत सारे हमारे सर्विंग DC ननकाना से लेके DPO रहीम यार खान तक हमारे कसूर के रहने वाले यंगस्टर्स हैं, उन्हें फॉलो करें। तालीम वाहिद तरक्की का रास्ता है, तालीम वाहिद वो रास्ता है जो आपकी विरासत में आपके पास रहेगा, ना आपका भाई शेयर कर सकता है ना आपका वालिद। तो प्लीज एजुकेट इन ऑल ऑफ द फीमेल्स। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने फिर एक फीमेल्स फ्री एजुकेशन सेंटर शुरू किया। कम फॉरवर्ड, लेट्स एजुकेट यू। आप और हम मिलके बदलेंगे कसूर और बेहतर बनाएंगे हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच।